नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आप बीती, जहां हम हर बार सच्ची डरावनी कहानियां सुनाते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं आपको दिल दहला देने वाली कहानियां सुना रहा हूं और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो अगर आप डरने के लिए तैयार हैं तो हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, आज की हमारी कहानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के की है, जो कि पेशे से एक किसान है और उसका नाम अमित है। तो चलिए अब यह कहानी अमित के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में मौजूद एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। हमारे यहां पर धान की खेती की जाती है और जब वह डरावनी घटना मेरे साथ हुई थी, उस वक्त भी मैं अपने खेत में ही काम कर रहा था। दरअसल उन दिनों रात के 11 बजे खेत में ट्यूबवेल चलाने वाली लाइट आती थी, जिसकी वजह से रात के 11 बजे के बाद ही हमें अपने खेत में जाकर धान को पानी देना पड़ता था। उस दिन भी जब रात के 11 बजते ही लाइट आती है तो मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं कि तू जाकर खेतों में पानी देना शुरू कर दे, फिर रात को 3 बजे मैं तेरे पास आ जाऊंगा और उसके बाद तू घर आकर आराम से सो जाना। मैं खेतों में पानी दे दूंगा, तब तक मैं सो लेता हूं। इसके बाद मैंने पिताजी से कहा, ठीक है पिताजी, मैं अकेला ही चला जाता हूं। हमारे घर से हमारे खेत की दूरी पैदल चलने पर यही कोई 20 से 25 मिनट के आसपास थी। यानी कि अगर आप हमारे घर से पैदल चलकर खेत पर जाना चाहें तो 20 से 25 मिनट में आप हमारे खेत पर पहुंच जाएंगे। उस दिन भी मैंने अपने कंधे पर फावड़ा उठाया और रात के उस घने अंधेरे में मैं अपने खेतों की तरफ निकल पड़ा। अब मैं गांव की गलियों से होते हुए खेतों में पहुंच चुका था और खेतों की छोटी सी पगडंडी से अब मैं अपने खेत की तरफ जा रहा था। अभी मैं उस पगडंडी से होते हुए अपने खेत की तरफ जा ही रहा था कि तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने नीचे से मेरे पैर को पकड़ने की कोशिश की हो। जब मुझे ऐसा लगा तो मैं वहीं रुक गया और नीचे की तरफ देखने लगा, लेकिन उस वक्त मुझे वहां पर कोई भी नहीं दिखा। वह स्पर्श किसी के हाथ का था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई पगडंडी के बगल वाले खेत में धान के नीचे लेटा हुआ है, लेकिन जब मैंने वहां देखा तो कुछ भी नहीं था। इसके बाद मैंने सोचा शायद यह मेरे मन का वहम होगा और अब मैंने उस बात को नजरअंदाज करके आगे अपने खेत की तरफ जाने लगा। लेकिन जब मैं अपने खेत की तरफ जा ही रहा था तो मुझे मेरे बराबर में ही बगल वाले खेत में धान में से किसी के चलने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे बराबर में ही उन धान के खेत में नीचे नीचे रेंग कर चल रहा हो। एक बार तो मैंने अपनी टॉर्च का फोकस उस तरफ घुमाया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा। एक बार फिर से उस चीज को नजरअंदाज करके मैं अपने खेत की तरफ चला गया। इसके बाद मैं अपने खेत में गया और मैंने ट्यूबवेल चलाई और धान की सिंचाई करने लगा। लेकिन जब मैं धान की सिंचाई कर रहा था तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि जैसे आज पानी का रंग कुछ लाल लाल सा है। जब मैंने अपनी टॉर्च जलाकर गौर से देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने देखा कि पानी का रंग पूरी तरीके से किसी खून की तरह लाल हो रखा है। उसे देखकर मैंने सोचा, आज यह मेरे साथ क्या हो रहा है? कभी तो कोई मेरा पैर पकड़ता है और अब यह पानी का रंग खून के जैसे इतना लाल कैसे हो रखा है? इसके बाद मैंने एक बार चेक करने के लिए ट्यूबवेल के पास गया जहां से पानी निकल रहा था। जब मैंने वहां जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। जब मैं शुरू में ट्यूबवेल चलाने गया था तो वहां सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अब जब मैंने आकर देखा तो ट्यूबवेल के मुंह पर 7-8 खरगोश मरे हुए पड़े थे। वे बीच में से आधे कटे हुए थे, जैसे किसी ने बीच से उनके मांस को नोच कर खाया हो। उन्हीं खरगोश का खून उस वक्त पानी में मिल रहा था। इसके बाद मैंने जैसे ही उनके पास जाकर उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की तो उस वक्त मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे ही मैंने उन खरगोशों को वहां से हटाने की कोशिश की, वे सारे खरगोश अचानक से जिंदा हो गए। उनके शरीर से खून और मांस के चीथड़े गिरते रहने के बावजूद वे खरगोश अचानक से उठकर खेतों में दौड़कर भाग गए। ये देखकर मैं बहुत ही ज्यादा अचंभित हो गया कि आखिर इन खरगोशों में जान आई तो आई कैसे।
इस स्थिति में तो कोई भी जानवर उठकर इस तरह से नहीं भाग सकता। अब तक मुझे खेत में आए हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था। जब मैंने मोबाइल निकालकर टाइम देखा तो उस वक्त रात के लगभग 12 बज रहे थे। इसके बाद मैंने सोचा, क्या मुझे पिताजी को फोन करके यहां पर बुलाना चाहिए? लेकिन फिर सोचा उन्हें थोड़ी देर सो लेने देता हूं, और वैसे भी कुछ ही देर बाद तो वह यहां पर आ ही जाएंगे। उनके आने के बाद ही उन्हें यह सारी बातें बता दूंगा। यही सोचकर मैं फिर से धान की सिंचाई करने लगा, लेकिन उस वक्त तक मैं काफी ज्यादा डर चुका था। अब मैं बार बार अपने चारों तरफ नजरें घुमाकर देख रहा था, और मुझे इंतजार था तो बस रात के 3 बजे का, क्योंकि पिताजी ने कहा था कि 3 बजे तक वह खेत में आ जाएंगे और उसके बाद मैं घर चला जाऊंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि आज रात के 3 बजे तक का सफर मेरे लिए इतना लंबा और खतरनाक होने वाला है। अब मैं किसी तरह हिम्मत करके अकेला ही अपने खेतों में धान की सिंचाई कर ही रहा था कि तभी मुझे मेरे बगल वाले खेत में किसी के होने का एहसास होता है। लेकिन जब मैं गौर से उस तरफ देखता हूं तो वहां पर कोई आदमी था जो बार बार ऊपर की तरफ खड़ा हो रहा था और फिर वापस नीचे बैठ जाता था। तभी मैंने हिम्मत करके डरते डरते आवाज लगाई, कौन है वहां पर? सामने आओ। जैसे ही मैंने आवाज लगाई तो वह आदमी खड़ा हो जाता है। जब मैंने अपनी टॉर्च का फोकस उसके चेहरे की तरफ डाला तो मुझे दिखाई देता है कि वह तो हमारे पड़ोस वाले शिवराज काका हैं। तब मैं उनसे कहता हूं, अरे काका जी, आप यहां पर क्या कर रहे हो? लेकिन मेरे इतना पूछने के बावजूद भी शिवराज काका की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। वह बस मेरी तरफ मुंह करके चुपचाप खड़े हुए थे। अब इससे पहले कि मैं दोबारा उनसे कुछ कहता, वह जल्दी जल्दी तेज कदमों के साथ मेरी तरफ आते हैं और फिर अचानक से मेरे पास आकर रुक जाते हैं। उस वक्त मेरी भी नजरें एकटक उनके ऊपर टिकी हुई थीं, लेकिन जैसे ही वह मेरे पास आते हैं तो अचानक से अजीब सी आवाज में मुझसे कहते हैं, तू यहां पर क्या कर रहा है? मैंने मन में सोचा, यह सवाल तो मुझे करना चाहिए इनसे, लेकिन उल्टा यह मुझसे पूछ रहे हैं कि तू यहां पर क्या कर रहा है। तो मैं उनसे कहता हूं, दिख नहीं रहा क्या? मैं खेतों में सिंचाई कर रहा हूं। लेकिन आप यहां इस वक्त क्या कर रहे हैं? तो वह मुझसे कहते हैं, मैं भी सिंचाई ही कर रहा हूं। उनकी यह बात सुनकर मैं थोड़ा कसमकस में पड़ जाता हूं, क्योंकि कल ही तो शिवराज काका ने अपने धान की सिंचाई की थी और आज इतनी जल्दी वह दोबारा फिर से धान की सिंचाई क्यों कर रहे हैं। तभी मैं उनसे पूछता हूं, कौन सी सिंचाई और कैसी सिंचाई? अभी मैंने उनसे यह पूछा ही था, तभी अचानक वह एक अजीब सी गुर्राहट वाली आवाज में मुझसे कहते हैं, खून की सिंचाई। और किसकी सिंचाई? तुझे दिख नहीं रहा क्या तेरे पानी में खून आ रहा है? तभी मैं उनसे कहता हूं, आप यह कैसी बातें कर रहे हो? दरअसल जो शिवराज काका थे वह शुरू से ही थोड़ी बहुत शराब पिया करते थे। उस रात उनकी उन बातों को सुनकर मैंने सोचा कि शायद आज इन्होंने पी रखी है और उसका नशा इतना ज्यादा हो गया है कि इन्हें कुछ भी होश नहीं है कि यह इस वक्त कहां पर हैं, और शायद शाम से ही शराब पीकर यह यहां खेतों में पड़े हुए हैं। तभी मैं उनसे कहता हूं, आज शायद ज्यादा पी ली है, इसी वजह से इतना ज्यादा नशा हो रहा है कि आपको कुछ भी होश नहीं है कि आप इस वक्त कहां हो। मैंने उनसे इतना कहा ही था कि उन्होंने अचानक से मेरी बात को बीच में ही काटते हुए मुझसे कहा, होश तो तुझे नहीं है कि आज तू कहां और किसके सामने खड़ा है। अगर तुझे मेरी असलियत का मालूम होता तो तू मेरे सामने इतना बोल नहीं पाता। उनके मुंह से यह बात सुनकर मैं थोड़ा डर जाता हूं। मैंने सोचा कि यह आज मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि शिवराज चाचा कभी भी चाहे कितने ही नशे में क्यों ना हो, लेकिन वह इस तरह से मुझसे कभी भी बात नहीं करते थे। आज तो उनकी आवाज भी कुछ बदली बदली सी लग रही थी, या फिर यूं कहूं कि वह आवाज उनकी लग ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुंह उनका हो और बोल कोई और रहा हो। तभी मैं उनको अजीब तरीके से डांटते हुए कहता हूं, आपकी क्या असलियत देखूंगा? आपकी असलियत तो पूरे गांव को पता है कि आप कितने बड़े शराबी हो। अभी मैंने उनसे यह कहा ही था कि वह अचानक से मुझसे कहते हैं, असलियत तो तुझे अभी पता चल जाएगी, और जब असलियत पता चल जाएगी तो तू इतना ज्यादा बोलेगा ही नहीं।
मुझसे इतना कहकर वह एक अजीब तरीके से जोर जोर से हंसने लगते हैं। जब वह हंस रहे थे तभी मेरी नजर उनके मुंह पर गई। जब मैंने गौर से उनके मुंह की तरफ देखा तो हंसते वक्त जब उनका मुंह खुल रहा था तो उनके साइड के 2 दांत काफी ज्यादा लंबे और बाहर की तरफ निकले हुए थे, जैसे कि किसी नर पिशाच के निकले हुए होते हैं। जब वह उस तरीके से हंस रहे थे तभी अचानक मेरी नजर उनके पैरों की तरफ जाती है। उनके पैरों को देखकर तो मेरी हालत ही खराब हो गई। मुझे समझ में आ जाता है कि यह कोई शिवराज काका नहीं है, बल्कि शिवराज काका के रूप में कोई भूत प्रेत या छलावा है। लेकिन इस बार जब खड़ा होने के बाद मेरी नजरें उसके ऊपर गईं तो उसका रूप पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह दिखने में काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। उस रात के अंधेरे में उसकी वह सफेद सी आंखें बिल्कुल चमक रही थीं। उसकी आंखों के बीच से जो काला कांच होता है वह बिल्कुल गायब था और उसकी पूरी की पूरी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। उसके साइड के वह दोनों दांत अब जबड़े को फाड़कर बाहर की तरफ पूरी तरह से निकल चुके थे। उसका चेहरा दिखने में किसी बूढ़े आदमी की तरह काफी ज्यादा झुर्रियों से भरा हुआ लग रहा था। उसका रंग भी बहुत ज्यादा मटमैला, किसी बैंगन की तरह लग रहा था, जो उस रात के घने अंधेरे में एक भयानक लुक दे रहा था। उस भयानक चेहरे को देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी पैंट अब यहीं पर गीली हो जाएगी। तभी वह मुझे गुर्राते हुए मेरे गले को पकड़कर कहता है, तुझे क्या लगा था? तू मुझसे भी तेज यहां से भाग लेगा और मेरे हाथों से बच जाएगा। मुझे इतना कहकर वह एक अजीब सी आवाज में हंसने लगता है। जब वह हंस रहा था तो उसके मुंह की वह भाप इतनी ज्यादा दुर्गंध से भरी हुई थी कि उस दुर्गंध से ही मैं वहीं पर बेहोश होने वाला था, या फिर शायद वहीं पर मेरी उल्टी होने वाली थी। अब उस वक्त मैं उससे कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि डर के मारे मेरी पूरी तरह से सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। अब मैं चाहते हुए भी अपने बचाव में उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक से वह अपने चेहरे को मेरे चेहरे के काफी करीब लाता है। मेरे चेहरे के करीब लाकर अपने मुंह से अपनी जीभ निकालता है। उसकी जीभ इतनी ज्यादा लंबी बाहर की तरफ निकल रही थी, जैसे कोई गाय या भैंस की जीभ बाहर की तरफ निकलती है, या फिर किसी कुत्ते की। ठीक उसी तरह उसकी जीभ उसके मुंह से बाहर की तरफ निकलती है और वह अपनी जीभ से मेरी टूटी हुई नाक से निकल रहे खून को चाटता है। जब वह मेरे खून को चाट रहा था तो उस वक्त जो एहसास मुझे हो रहा था उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वह एहसास मेरे लिए कितना ज्यादा डरावना और असहनीय था। मेरी नाक से निकलते हुए खून को चाटने के बाद वह मुझसे कहता है, तुम्हारा खून तो बहुत ज्यादा खारा है। आज से पहले जितने भी लोगों को मैंने अपना शिकार बनाया था उनमें से किसी का भी खून तुम्हारे जितना खारा नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ अलग टेस्ट भी करना चाहिए, और आज मैं तुम्हारा कुछ अलग तरीके से ही टेस्ट करूंगा। ये कहकर वह एक बार फिर से अजीब तरीके से हंसने लगता है। वह हर बात कहने के बाद जोर जोर से हंस रहा था। उस वक्त मैं सोच रहा था कि ये मेरे जिंदगी के आखिरी पल हैं और शायद मरने के बाद मैं भी इसकी तरह ही कोई भूत प्रेत या छलावा बन जाऊंगा। शायद मरने के बाद यह मुझसे अपनी तरह ही लोगों का शिकार करवाएगा और मुझे भी एक नर पिशाच बना देगा। लेकिन मुझे वह सब नहीं बनना था। अभी जिंदगी में मेरी काफी ज्यादा ख्वाहिशें थीं, बहुत ज्यादा अधूरे सपने थे जिनको मुझे पूरा करना था। अपने आप को अपने जीवन के आखिरी पलों में पाकर मुझे अपनी माँ की बहुत ज्यादा याद आने लगी। जब मुझे उनकी याद आती है तो इसके साथ ही उनकी कही हुई एक बात भी याद आती है कि कभी भी अपने आप को किसी भी संकट में पाओ तो बस मन ही मन या फिर जितना हो सके उतनी तेज आवाज में एक लाइन बोलना। अगर तुम सच्चे मन से उस लाइन को जपोगे तो भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। दरअसल मेरी माँ बचपन से ही मुझे आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज्यादा दिया करती थी। जब भी घर में सुबह शाम पूजा पाठ होता था तो वह मुझसे कहती थी कि हमेशा इस लाइन को याद रखना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस लाइन को सुनाने के बाद वह मुझसे कहती थी कि जब कभी भी मैं तुम्हारे साथ न रहूं और तुम किसी खतरे में पड़ जाओ तो इस लाइन का बार बार जाप करना।
माँ की कही हुई वह बात याद आते ही पहले तो मैं अपने मन में उस लाइन को बोलने लगा। उस लाइन को अपने मन ही मन में बोलते हुए मैंने यह महसूस किया कि मेरे अंदर धीरे धीरे किसी ऊर्जा का संचार हो रहा है। इसके साथ ही जिस पिशाच ने मुझे पकड़ रखा था उसके शरीर के अंदर कुछ अजीब तरीके की हरकत होने लगी थी। वह बार बार अपने मुंह को इधर उधर कर रहा था और अजीब तरीके से हिल रहा था। तभी उसने एक जोर की सांस ली और मेरे एक पैर पर एक जोर की लात मारी, जिसकी वजह से मैं धड़ाम से नीचे गिर गया। मेरे नीचे गिरते ही वह उछलकर मेरे ऊपर बैठ गया और जोर से मेरा गला दबाने लगा। लेकिन उस वक्त भी मैं मन ही मन में सिर्फ यही लाइन जप रहा था, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, क्योंकि मुझे मेरे बचने का सिर्फ यही एक अंतिम रास्ता दिखाई दे रहा था। उस वक्त वह छलावा बहुत तेजी से मेरे गले को दबा रहा था, जिसकी वजह से अब मेरी सांस उखड़ने लगी थी। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब थोड़ी ही देर में मेरी सांस पूरी तरह से बंद हो जाएगी और मैं यहीं पर दम घुटने की वजह से मर जाऊंगा। लेकिन उस वक्त भी मैं अपने दोनों हाथों से जितनी भी ताकत मेरे शरीर में थी उसे पूरी ताकत लगाकर उस छलावे के हाथों से अपने गले को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। साथ ही मैं बार बार अपने पैरों को भी मिट्टी में रगड़ रहा था, लेकिन उस शैतानी शक्ति की ताकत के सामने मेरी ताकत तिनके के बराबर थी। अब धीरे धीरे मेरी सांस रुकने लगी थी और मेरी आंखें पूरी तरह से बाहर की तरफ आने लगी थीं। मेरी यह हालत देखकर वह छलावा मेरा गला दबाते हुए अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। मुस्कुराते मुस्कुराते वह अचानक से जोर जोर से हंसने लगा। वह बहुत तेज आवाज में हंस ही रहा था कि तभी जो सिंचाई के लिए फावड़ा लेकर आया था उससे किसी ने उसके सिर पर जोर से वार किया। उसके सिर पर फावड़े के लगने की आवाज इतनी तेज थी जैसे कि फावड़ा उसके सिर पर नहीं बल्कि किसी पत्थर पर लगा हो। जैसे ही फावड़ा उसके सिर पर लगा वह अचानक से अपने दोनों हाथों से मेरे गले को छोड़ देता है और अपने सिर को बहुत जोर से पकड़ लेता है। सिर को पकड़ने के साथ ही वह अजीब सी आवाज में गुर्राते हुए चिल्लाता है और मेरे ऊपर से साइड में गिर जाता है। गिरते ही वह वहां से गायब हो जाता है। उसके मेरे ऊपर से साइड में गिरकर गायब होते ही जब मैंने अपनी नजरों को सामने की तरफ उठाकर देखा तो मुझे मेरे सामने मेरे पिताजी खड़े हुए दिखाई दिए। वह मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर मुझसे कहते हैं, बेटा चल यहां से फटाफट। लेकिन उस वक्त मेरी सांसें इतनी ज्यादा उखड़ी हुई थीं कि मैं बिल्कुल भी उठने की स्थिति में नहीं था। इसके बाद मेरे पिताजी मेरे पास आते हैं और मुझे जबरदस्ती वहां से उठाकर जल्दी से घर की तरफ लेकर जाते हैं। अब वह रास्ते में मेरा हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी दौड़ रहे थे। तभी मैंने उनके साथ दौड़ते हुए पूछा, आप यहां पर कैसे आए? आप तो 3 बजे आने वाले थे ना? तभी वह मुझसे कहते हैं, अभी इन सब बातों को बताने का टाइम नहीं है, पहले फटाफट घर पहुंचो। घर पहुंचने के बाद पिताजी सभी घर वालों को उठाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। इसके बाद मेरे घर का शोर सुनकर अगल बगल के घर में जो मेरे ताऊजी और महेंद्र काका थे वे भी उठकर हमारे घर पर आ जाते हैं। उनके घर आने के बाद मैं अपनी सांसों को थोड़ा संभालते हुए महेंद्र काका से कहता हूं, आज आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। तभी वह मुझसे कहते हैं, मैंने क्या किया? पिताजी के मुंह से थोड़ी बहुत बात सुनने के बाद ही मेरी मां का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तभी मेरे ताऊजी ने मुझसे पूछा, तू हमें पूरी बात बता कि आखिर तेरे साथ हुआ क्या था। इसके बाद मैंने अपने ताऊजी को शुरू से लेकर अंत तक जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वह सारी बात बताई। मेरे मुंह से मेरे साथ हुई इतनी ज्यादा डरावनी घटना को सुनने के बाद एक पल के लिए तो ताऊजी भी थोड़ा डर गए थे। इसके बाद मेरे पिताजी मुझे कहते हैं, अरे बेटा, वह तो एक छलावा था जिसने शिवराज का रूप ले लिया था। इसमें शिवराज की कोई गलती नहीं है। वह तो एक छलावा था और वह किसी का भी रूप ले सकता था। तभी मैंने पिताजी से पूछा, आप तो 3 बजे आने वाले थे, फिर आप पहले ही कैसे आए? तभी पिताजी ने मुझसे कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी तेरी माँ ने मुझसे कहा कि अगर नींद नहीं आ रही है तो बेटे के पास खेतों में ही चले जाओ।
तभी तेरी माँ की बात मानकर मैं थोड़ा जल्दी ही तेरे पास खेतों में आ रहा था। तभी मैंने देखा कि तू उस राक्षस के चंगुल में फंसा हुआ है। इसके बाद मैंने वहां जाकर तेरी जान बचाई। दूसरे दिन सुबह तक यह खबर पूरे गांव में फैल गई थी। उस दिन मेरे साथ हुई उस डरावनी घटना के बाद कोई भी गांव का आदमी अकेला रात के वक्त खेतों में सिंचाई करने के लिए नहीं जाता है। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। उस रात की घटना ने न केवल मुझे बल्कि पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। उसके बाद से कोई भी गांव का व्यक्ति अकेले रात में खेतों की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि ऐसी शक्तियां अक्सर वहां आती हैं जहां इंसानों में डर बसा हो। उस दिन के बाद से मैंने खुद को थोड़ा और मजबूत बनाने का फैसला किया। मुझे समझ में आ गया था कि जीवन में हर संकट से सिर्फ शारीरिक ताकत से नहीं लड़ा जा सकता, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का भी बड़ा महत्व होता है। उस घटना ने मुझे मेरी माँ की दी हुई सीखों का असली मतलब समझाया। उनके द्वारा दिए गए आध्यात्मिक ज्ञान ने उस रात मेरी जान बचाई थी। तब से मैंने हर दिन अपने भीतर उस सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने की कोशिश की ताकि भविष्य में कोई भी चुनौती या डर मुझे कमजोर न कर सके। दोस्तों, हम सभी की जिंदगी में कभी न कभी ऐसे पल आते हैं जब हमें महसूस होता है कि हमारे सामने मुश्किलों का एक पहाड़ खड़ा है, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। याद रखें, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर आप हिम्मत और विश्वास बनाए रखेंगे तो आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो बस आप अपना और अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखें और हर संकट का सामना डट कर करें। अगर आज की कहानी ने आपको कुछ सिखाया है या कहीं आपके दिल को छू लिया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए और भी दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।